वेलकम टू गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि जब हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, मतलब कि जब इंडस्ट्रीज़ का फैक्ट्रीज़ का सेटअप हुआ था, उस एज को उस पीरियड को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 1900 में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे जिनका नाम था E.T. पॉल। उन्होंने अपनी एक म्यूज़िक बुक पब्लिश करी थी जिसका फ्रंट पेज उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। उस बुक का नाम क्या है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब कि शताब्दी यानी सेंचुरी का भोर, यानी कि कह सकते हैं कि एक शताब्दी की सुबह, ठीक है, शुरुआत। उस बुक का ये रहा फ्रंट पेज। यहाँ पर क्या है कि एक लेडी है जो कि न्यू सेंचुरी का फ्लैग लेकर खड़ी हुई है। किस पर? एक व्हील पर। वो व्हील क्या? प्रोग्रेस को दिखा रहा है, मतलब कि किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी शताब्दी सेंचुरी की प्रोग्रेस को दिखा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे क्या है? यहाँ पर बहुत सारे कैमरा, मशीन्स, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या है? डेवलपमेंट को दिखा रही है ना। अब देखो, यहाँ पर ये जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी है, ये क्या मार्क कर रही है? ये मार्क कर रही है ग्लोरिफिकेशन, यानी कि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो पिक्चर और दिखा रखी है। इसमें दो, एक अलादीन के द्वारा, एक पिक्चर में अलादीन है, दूसरे पिक्चर में क्या है? एक मैकेनिक है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो अलादीन है वो अपने चिराग की मदद से बिल्डिंग्स, ब्रिज, वो सब बना रहा है, ठीक है, जिससे क्या वो डेवलपमेंट को शो कर रहा है। और यहाँ पे एक दूसरा मैकेनिक है जो कि अपने औजारों से, अपनी मेहनत से क्या बना रहा है? यहाँ पर वो बिल्डिंग बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, मशीन्स बना रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी शुरू नहीं हो गया था, है ना। बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ था, लेकिन इसमें डेवलपमेंट भी हुई थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमेशा टेक्नोलॉजी पर और डेवलपमेंट पर बेस्ड होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और आज के टाइम पे जो मैकेनिज़्म है उसी से हम क्या सारा वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे लोगों के जीवन शैली पर क्या कह सकते हैं प्रभाव पड़े, है ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर आया था? ब्रिटेन में। उसके बाद कहाँ पर आया था? इंडिया में, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले का टाइम, उससे पहले की पीरियड, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ की बात करते हैं तो हम उसके साथ किस चीज़ को जोड़ते हैं? फैक्ट्रीज़ को, है ना। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसके साथ हम फैक्ट्रीज़ को जोड़ते हैं ना। जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं उसके साथ हम किसको जोड़ते हैं? फैक्ट्री प्रोडक्शन की, है ना। जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो उसके साथ हम किसको जोड़ते हैं? फैक्ट्री वर्कर्स को, है ना। तो देखो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग है कि हिस्ट्री में, है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे पहले ही फैक्ट्रीज़ का सेटअप हो गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज़ क्या होती है? देखो, फैक्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करा जा रहा हो, है ना। जैसे मान लो कॉटन का प्रोडक्शन करा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि हम किसी मेटल का प्रोडक्शन करा जा रहा है। और इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? उन सभी फैक्ट्रियों का एक ग्रुप होता है, क्या? इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसलिए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फैक्ट्री प्रोडक्शन से जोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर को फैक्ट्री वर्कर से जोड़ते हैं, है ना। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले ही फैक्ट्रीज़ का सेटअप हो चुका था, है ना। इसके पीछे, इस आइडिया के पीछे एक प्रॉब्लम है, मतलब ये हमारा आइडिया गलत है क्या, कि सबसे पहले फैक्ट्रीज़ कहाँ पर सेटअप हुई थी? इंग्लैंड में और यूरोप में, ठीक है। और वहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ये फैक्ट्रीज़ पर सेटअप नहीं था, ठीक है। और इस पीरियड को, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड को क्या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों? प्रोटो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत, किसी नए एरा की, किसी नई सेंचुरी की शुरुआत। तो उस टाइम पे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको क्या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, 17th और 18th सेंचुरी में जो शहरों के मर्चेंट यानी व्यापारी थे, यूरोप के शहरों के जो व्यापारी थे वो सब कंट्री साइड में जाने लगे। कंट्री साइड में क्यों जाने लगे? कंट्री साइड में जो स्मॉल पीजेंट्स
और आर्टिशियंस थे ना, वो उन लोगों को परस्यू करने लगे इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्शन के लिए, है ना। मतलब कि जो मर्चेंट्स थे, यूरोप के टाउन के जो मर्चेंट्स थे, वो कंट्री साइड में जाकर जो स्मॉल आर्टिशियंस, पीजेंट्स, वर्कर्स थे, उनको परस्यू करने लगे कि वो उनके लिए प्रोडक्शन, उनकी इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या करें, प्रोडक्शन करें। ठीक है। अब देखो, विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड की एक्सपेंशन के साथ जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट हैं, कॉलोनी है, वहाँ पे गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब देखो, जो ब्रिटेन था, है ना, उसने पूरे वर्ल्ड में क्या अपना एक्सपेंशन कर लिया था, है ना, जिसकी वजह से क्या पूरे वर्ल्ड में सामान की यानी गुड्स की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। लेकिन जो मर्चेंट्स थे ना, वो अपना प्रोडक्शन टाउन में नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वहाँ अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड होता था। ट्रेड गिल्ड क्या, मतलब कि जो टाउन्स के पावरफुल मर्चेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पर ट्रेड गिल्ड लगा रखा था। मतलब कि वहाँ पर अगर कोई नया व्यापारी आता है तो वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता है। इसलिए जो नए व्यापारी थे वो कहाँ जाने लगे, कंट्री साइड में जाने लगे। ठीक है। और कंट्री साइड में जाकर वो वहाँ पर प्रोडक्शन करवाने लगे वहाँ के स्मॉल पीजेंट से या वर्कर से। ठीक है। अब देखो, वहाँ पर क्या कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे और आर्टिशियन थे, उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, पहले के टाइम में पता क्या होता था कि जो फील्ड्स थी ना, वो सारी ओपन थी। मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में जाकर खेती कर सकता था और अनाज उगा सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि जो लैंड्स थी ना, कॉमन लैंड्स थी, उन वो लोगों के द्वारा जब्त करी जाने लगी। मतलब जो ताकतवर लोग थे वो ज़मीनों को जब्त करने लगे, जिसकी वजह से क्या, जो गरीब लोग थे, पुअर पीजेंट्स थे, उनको फायरवुड नहीं मिल पाती थी, वेजिटेबल नहीं मिल पाती थी, और उनकी जो लिवलीहुड थी वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, और उनका इनकम सोर्स भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इसलिए जब मर्चेंट्स उनको वर्क प्रोवाइड करते थे तो वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब देखो, मर्चेंट के लिए काम करने से क्या होता था, जो कह सकते हैं कि पीजेंट्स थे ना, वो अपनी कुछ लैंड पर कल्टीवेशन भी कर सकते थे। क्यों? उनके पास पैसा आ जाता था इसलिए, है ना। और उनकी इनकम भी हो जाती थी इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोडक्शन से, और वो अपनी फैमिली के लिए एज अ रिसोर्स भी काम कर पाते थे और अपनी फैमिली की जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाते थे। ठीक है। अब देखो, इसी सिस्टम की वजह से, मतलब जो न्यू मर्चेंट्स कंट्री साइड में जाने लगे प्रोडक्शन कराने के लिए, इसी सिस्टम की वजह से कंट्री साइड में और टाउन के बीच में क्या एक रिलेशनशिप क्रिएट होने लगा, है ना। और जो मर्चेंट्स थे ना, वो टाउन पर ना रहकर कंट्री साइड के वर्कर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगी। ठीक है। और जो इंग्लैंड के मर्चेंट क्लोथियर थे, मतलब कि जो इंग्लैंड में जो मर्चेंट्स क्लोथ को प्रोडक्शन करते थे, वो क्या करते थे, सबसे पहले वुड स्टेपलर क्या कौन होते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रखा, ऐसा पर्सन जो वुड को उनके फाइबर के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिवाइड करता है। सबसे पहले वूल स्टेपलर के पास ले जाया गया। ठीक है। उसके बाद उसके धागे बनाए जाते थे, फिर उसको फलर के पास ले जाया जाता था। फलर कौन, जो ऊन से कपड़ों को तैयार करता था। फिर उसके बाद इनको लंदन में ले जाया जाता था। लंदन में क्या होता था, इन क्लॉथ्स की फाइनल फिनिशिंग होती थी और इनको इंटरनेशनल मार्केट में सेंड कर दिया जाता था। ठीक है, सेल कर दिया जाता था। इसलिए लंदन को एज अ फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता है इंग्लैंड का। ठीक है। अब देखो, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम है, उससे क्या है, कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क भी क्रिएट हुआ। ठीक है। और ये जो कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क है, ये किसके द्वारा कंट्रोल करने जाने का, मर्चेंट्स के द्वारा। ठीक है। और कुछ प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है। अब देखो, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी भी फैमिली के 25 से 20 वर्कर्स उस प्रोडक्शन में काम करते थे। मतलब कि ये मान के चलो, अगर एक टाउन में 100 मर्चेंट्स हैं तो हर एक मर्चेंट के लिए 20 से 25 वर्कर काम करते थे, है ना। इसका मतलब ये कि जो वो क्लोदर का, मतलब कि कपड़ों का जो व्यापार था, वर्क था, वो किसके द्वारा, मर्चेंट के द्वारा कंट्रोल करा जाता था। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, मतलब कि फैक्ट्रीज़ का कमिंग अप, फैक्ट्रीज़ कैसे कैसे सेटअप हुई उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्रीज कब आई, 1730 में। ठीक है। लेकिन उससे पहले ही 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज आने के बाद, फैक्ट्रीज कब आई, 1730 में। फैक्ट्री आने के बाद 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज है ये बहुत ज़्यादा गुना मात्रा में बढ़ गई। ठीक है। कैसे? तो देखो,
सबसे पहले फैक्ट्रीज़ में किस चीज़ का काम करा जाता था? कॉटन का, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज़ ज़्यादा गुना बढ़ी तो उसमें किसका काम करा जाता था? कॉटन का। अब देखो 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पौंड रॉ कॉटन का क्या इंपोर्ट होता था, लेकिन 1787 में क्या हुआ, ये बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। मतलब कि सिर्फ कह सकते हैं कि 27 साल में ही 22 मिलियन पाउंड्स का 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंपोर्ट का, है ना, इंक्रीज़ हुआ इतना ज़्यादा इंपोर्ट, ठीक है। अब देखो ये इंपोर्ट कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ, जब 18th सेंचुरी में किसका इन्वेंशन हुआ, कह सकते हैं मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, है ना। इस मशीन्स की वजह से क्या होता था कि जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते थे, है ना, और ज़्यादा काम के लिए हमें कम वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी इन मशीन्स की हेल्प से। और ये मशीन सबसे पहले किसने इन्वेंट करी थी? रिचार्ड आर्कराइट ने, ठीक है। सबसे पहले कौन सी मशीन इन्वेंट करी थी इन्होंने? कॉटन मिल की मशीन, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि ये घर घर में देखी जाती थी, ठीक है। और ये जो न्यू मशीन्स थी ये कॉस्टली भी थी, तो सभी लोग इसको परचेज करते ही करते थे उनकी मिल के सेटअप के लिए, मतलब कि उनकी फैक्ट्रीज़ के सेटअप के लिए ये मशीन सब लोग परचेज़ करते ही करते थे। इस मशीन की वजह से क्या होता था कि एक मैनेजमेंट बना रहता था, मतलब जितना भी काम है सब एक छत के नीचे होता था और एक मैनेजमेंट में होता था, ठीक है। और इससे क्या होता था कि जो व्यापारी हैं वो इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, सुपरविज़न कर सकते थे, इनकी क्वालिटी को चेक कर सकते थे, और वो ये चेक कर सकते थे कि जो लेबर है उसका रेगुलेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में फैक्ट्री बढ़ने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंडस्केप भी बढ़ने लगा, मतलब जो ब्रिटेन है उनकी पावर भी बढ़ने लगी, ठीक है। उन्होंने नई नई मिल्स सेटअप करी। उस टाइम पे ये जो मिल्स थी वो सभी के लिए एक कह सकते हैं कि चकाचौंध करने वाली बिल्डिंग्स थी, मतलब सब लोग उसको इतनी खुश होकर देखते थे जैसे उन्होंने इस चीज़ को पहली बार देखा हो, ठीक है। ये सब किसका कमाल था? ये सब कमाल था नई टेक्नोलॉजी का जो उस टाइम पे आई थी, ठीक है। अब इन मिल्स की वजह से क्या हुआ कि वर्कशॉप बढ़ने लगी और प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ने लगा और एक कंटिन्यू वे में चलने लगा, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का पार्ट ये फर्स्ट है। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।